Good morning, good afternoon, and good evening, प्यारे बच्चों. In our previous lecture, we started with the systems of particles. Okay, and I told you that when we consider the motion of system of particle, means so many particles when are moving together, how complex is the motion basically. Mean studying that motion is really difficult. I told you this particular thing. Okay, so now let's take the matter now from difficulty to simplicity. Okay, and discuss the things further. Now, as discussed, the complexity was associated with the kind of motion when we were studying so many systems, so many particles in a system moving together. Yes, तो complex motion होता था, which was a combination of translational as well as rotational motion and so many other motions. और हमें ये भी नहीं पता चलता था कहाँ ट्रांसलेशन हो रहा है, कहाँ पे रोटेशन हो रहा है ना. तो बहुत कॉम्प्लेक्स था स्टडी करना. अब उसको सिंपलेस्ट वर्जन के अंदर स्टडी करना जो है, हम किस तरह से स्टडी करते हैं, वी रिप्रेजेंट दैट पर्टिकुलर बॉडी, ओके, दैट पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एज अ सिंगल पॉइंट मास. हम उस पर्टिकुलर बॉडी को विच इज अ एन पार्टिकल सिस्टम एक सिंगल पॉइंट मास की टर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं. ओके, एंड that single point mass, okay, related to body, उसको क्या कहते हैं, what we say, क्या कहते हैं उसको, that particular point, okay, that particular point mass representation is called as center of mass. It's okay, ठीक है. अब ध्यान देना, जैसा कि हम एन पार्टिकल सिस्टम को इस सिंगल पॉइंट मास की टर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, वी आर एबल टू रिप्रेजेंट दिस एन पार्टिकल सिस्टम, ओके, एज अ पॉइंट मास, सिंगल पॉइंट मास. तो सिचुएशन इजी बन जाएगा या नहीं अब हमारे लिए. सिंगल पॉइंट मास है, वॉट एवर आपको वेलोसिटी फाइंड करना है आप वेलोसिटी फाइंड करो, ओके, आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है एक्सेलरेशन फाइंड करो, फोर्स अप्लाई किया, मोशन, whatever we wish to study, that will be this point mass representation for a n particle system, okay, that will make the study of the motion of system of particles very much easy in comparison. ठीक है. आप बस की बात करो, बस एक पूरा बस के ऊपर हम फोर्सेस लगा रहे हैं, लेकिन उसका मोशन ठीक है कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन जब हम उस बस को एक पॉइंट मास रिप्रेजेंट कर लेंगे और वी विल बी थिंकिंग ऑफ द मोशन ऑफ दैट पॉइंट मास, ओके, देन मोशन विल बी वेरी मच इजी. मतलब जो सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट है, सेंटर ऑफ मास, द कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास, द डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ओके, दैट मेक्स द स्टडी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, दैट मेक्स द study of motion of system of particles very much easy in comparison. Okay, तो center of mass को हम define कैसे करते हैं, how we define center of mass, let us see. Then how we define center of mass. Center of mass of a body, center of mass of a body, okay, is that point related to the body, okay, where whole of the mass of the body can assumed to be concentrated. मतलब बॉडी के रिलेटेड, बॉडी से रिलेटेड एक ऐसा पॉइंट जहां हम ये अज्यूम कर सकें कि पूरा मास, complete mass of the body is concentrated at that particular point. At that particular point, whole of the mass of the body is concentrated. It's okay. That particular point related to the body is called as center of mass. See,
हमने सपोज करो एक n पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास फाइंड कर लिया, तो किस तरह से मोशन को हम मोशन का स्टडी हमारे लिए चेंज हो जाएगा। देखो सपोज वी हैव दिस n पार्टिकल सिस्टम, ओके, n पार्टिकल्स आर देयर इन दिस पर्टिकुलर सिस्टम। हमने इसके ऊपर कुछ फोर्सेस लगाए, ठीक है, ओके, ओवरऑल ये फोर्स लगाया, ठीक, सपोज F फोर्सेस अप्लाइड, देन ये बॉडी होगा कि ये मोशन एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। दिस बॉडी विल बी एग्जीक्यूटिंग सम काइंड ऑफ मोशन, यस, ठीक है। एनफोर्समेंट दिया, फोर्स लगाया, इसने मोशन शो कर दिया, इट इज डेमोन्स्ट्रेटिंग दिस काइंड ऑफ मोशन। अब क्या कहना है, नाउ दिस सेम बॉडी, ओके, सेम बॉडी, फाइन, ठीक है। अब इस बॉडी के ऊपर जब आप फोर्स लगा रहे हो, कोई पार्ट इसका रोटेट करेगा, कोई ऑसिलेट करेगा, ठीक है ना, कोई इसका लीनियर मोशन दिखाएगा, तो कॉम्प्लेक्स है मोशन, ठीक। नाउ अब क्या किया, अब यहां पे हमने क्या किया, इस बॉडी के रिलेटेड एक सिंगल पॉइंट मास फाइंड कर दिया, यहां सिंगल पॉइंट बॉडी के अंदर मार्क कर दिया। यू नो एट दिस पॉइंट वी आर एबल टू एज्यूम दिस पर्टिकुलर थिंग, यू नो कि होल ऑफ द मास ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड, ठीक। तो होगा क्या, किस तरह से ये पॉइंट यू नो उस सिंगल पॉइंट मास का रिप्रेजेंटेशन देगा जिसको आप सेंटर ऑफ मास कह रहे हैं। अब यही F फोर्स जो हम यहां पे लगा रहे थे, वही F फोर्स हमने इस सेंटर ऑफ मास के ऊपर लगाया, सेम फोर्स, सेम एक्सटर्नल फोर्स वी आर अप्लाइंग ओवर हियर एट दैट सिंगल पॉइंट। पहले हम डिस्ट्रीब्यूटेड लगा रहे थे, अब सिंगल पॉइंट के ऊपर लगा रहे हैं। नाउ द बॉडी इज यू नो डेमोन्स्ट्रेटिंग द सेम काइंड ऑफ मोशन, ओके, सेम टाइप ऑफ मोशन जैसा वो पहले सिचुएशन में मोशन एग्जिबिट कर रहा था, मोशन शो कर रहा था, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा था, द सेम मोशन, द सेम टाइप ऑफ मोशन द बॉडी इज यू नो डेमोन्स्ट्रेटिंग, ठीक है। और अगर आप यही फोर्स किसी और पॉइंट के ऊपर लगाते हो, ठीक है, फोर्स तो आपने सेम लगा दिया, लेकिन बॉडी का जो मोशन है वो डिफरेंट टाइप का है इस मोशन के कंपैरिजन में, ठीक है, ओके। और इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आप जब लगा रहे हो पॉइंट O के ऊपर, तो सेम फोर्स व्हेन यू आर अप्लाइंग, तो बॉडी ने इसी तरह का मोशन दिखाया। अब फोर्स यहां पे बॉडी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स लग रहा था, यहां पे हमने कंसंट्रेट करके एक ही पॉइंट के ऊपर फोर्स लगाया है। इफ यू नो ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द सेम फोर्स एट सम पॉइंट ऑन द बॉडी exhibits the same type of motion as is done in this situation, then that single point O is called as the center of mass of the body, okay. O in the situation is center of mass of the body। तो कितना सिचुएशन सिंपल हो जाएगा। अब बड़े आराम से आप बॉडी का स्टडी यू नो प्रीवियस जितने भी आपने वेलोसिटी एक्सेलरेशन फाइंड किया है, जो भी प्रीवियस मैकेनिक्स आपने स्टडी किया, वो आप यहां पे बड़े आराम से अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक एक्सटेंडेड मास को हमने पॉइंट मास रिप्रेजेंटेशन दे दिया कि नहीं। इट्स ओके, समझ में आया व्हाट इज। तो यू नो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, दिस इज द यू नो कैलकुलेशन मेथड आई टोल्ड यू, ओके। अभी इसके हिसाब से मैं आपको एक डेफिनेशन दे रहा हूं, जस्ट सी दैट। नाउ you know whatever I told you in this diagram, okay, apply force F and check about the motion of the body, fine, and then apply you know that particular force, okay, on all the particles of the body in a distributed manner, fine, and check about the motion. If the body executes the same type of motion in both the situations, then this single point on which the same force is applied, this is the center of mass of the body. See this, center of mass of a body is that single point related to body. मैंने related to body लिखा, I am not writing it कि inside the body or outside the body, ओके, क्योंकि कुछ जरूरी नहीं है कि इनसाइड भी हो सकता है, ओके, बॉडी के, और सेंटर ऑफ मास कैन बी यू नो इनसाइड आउटसाइड द बॉडी आल्सो, फाइन। तो इज दैट सिंगल पॉइंट रिलेटेड टू द बॉडी वेयर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सम फोर्स द बॉडी एग्जीक्यूट्स द सेम टाइप ऑफ मोशन। जब पॉइंट पे लगाया फोर्स, द बॉडी एग्जीक्यूट्स द सेम टाइप ऑफ मोशन as is done by the body when the same force is applied on all the particles of body in a distributed manner। मतलब सिंगल पॉइंट के ऊपर हमने जितना फोर्स लगाया ना, ओके, सपोज 100 न्यूटन का फोर्स हमने सिंगल पॉइंट के ऊपर लगाया, ओके,
और बॉडी का मोशन रिकॉर्ड किया। तो हमें क्या करना है, यहां पे पॉइंट टू पॉइंट फोर्स लगाना है इन सच अ मैनर कि उन फोर्सेस का सभी का जो पॉइंट टू पॉइंट लगाई है सभी का वेक्टर सम इज 100 न्यूटन। ओके, और तब ये ओके तो बॉडी शुड बी एग्जीक्यूटिंग द सेम टाइप ऑफ मोशन in both the situations. Only in that particular situation that single point will be called as the center of mass of the body. It's okay. Now we will be applying this particular funda to calculate the position of center of mass relative to body, and we will be first taking into account the simplest system, okay, that is two particle system. ठीक है, और टू पार्टिकल सिस्टम का हम फर्स्ट सेंटर ऑफ मास पॉइंट करेंगे एंड देन वी विल बी मूविंग अहेड फॉर द एन पार्टिकल सिस्टम। इट्स ओके, तो लेट्स मूव अहेड टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, ठीक है, एक सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं, फाइन, विच इज हैविंग टू masses m1 and m2. It's okay. X-axis, Y-axis. This is your origin. Fine. This is mass m1. This is mass m2. Like you can say कि जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, NaCl का मॉलिक्यूल है, सोडियम क्लोराइड, तो ये सारे क्या हैं, डाई एटॉमिक है ना, तो टू पार्टिकल सिस्टम है ना, तो that type of system I have considered. Now mass m1 is situated at a position which is having a position vector, say r1. Position vector r1. Mass m2 is situated at a point such that it is having a position vector r2. It's okay? Done बेटा? Now what all forces? अब सिस्टम में सबसे पहली बात है फोर्सेस कौन कौन से एक्ट कर रहे हैं। हाँ देखो, सी इस NaCl मॉलिक्यूल, जैसे मैंने बात किया, दिस इज अ टू पार्टिकल सिस्टम, तो टू पार्टिकल सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर फोर्स, ये वाला फोर्स इसके ऊपर लगाएगा और ये वाला इसके ऊपर लगाएगा, तभी तो एक सिस्टम बन रहा है, तभी तो NaCl मॉलिक्यूल बन रहा है ना, एंड दोज फोर्सेस विल बी द इंटरनल फोर्सेस ऑफ द सिस्टम। नाउ लेट C be the position of center of mass. It's okay, and position vector of center of mass is say r. It's okay. It's okay. Now अब हम क्या करेंगे, देखो बेटा, जो मास m1 है, एक एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर लगाते हैं, से F1 external force is applied, ये F1 external force is applied on mass m1 and F2 external force is applied on mass m2, और अब हम mass m1 and m2 दोनों बाइंडेड है बेसिकली, है ना, का मोशन स्टडी करेंगे। इट्स ओके, F1 is external force applied on mass m1 and F2 external force applied on mass m2. Other than these external forces, अब सिस्टम में इंटरनल फोर्सेस भी हैं, force applied by mass 1 on 2 because they both are binded, and force applied by 2 on 1. These are internal forces of the system. Now these are the forces these are the forces existing in the system. F1 and F2, these are external forces applied on masses m1 and m2. Okay, and in addition to F1 and F2, okay, जो सिस्टम में इंटरनली एग्जिस्ट कर रही हैं फोर्सेस, बिकॉज मास 1 और 2 एक बाइंडेड सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है, F12 इंटरनल फोर्स ऑन मास m1 ड्यू टू m2, ठीक है, तभी तो बाइंडेड है, एंड F21 इंटरनल फोर्स ऑन मास m2 ड्यू टू m1. इट्स ओके, ठीक है। अब हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं ऑन पार्टिकल 1, ऑन मास 1 एंड मास 2, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, फाइन। सो अप्लाइंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ओके, टू द मोशन ऑफ पार्टिकल 1, टू द मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m1. नाउ अप्लाइंग न्यूटन सेकंड लॉ to mass m1.
न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? टोटल फोर्स एक्टिंग इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ द मास। यही है टोटल फोर्स। टोटल फोर्स में मास 1 के ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रही हैं? पहला फोर्स जो लग रहा है वो लग रहा है F12, द इंटरनल फोर्स, जो फर्स्ट मास के ऊपर लग रहा है सेकंड मास के कारण। अदर देन दिस इज एक्सटर्नल फोर्स जो हमने अप्लाई किया, दैट इज दिस F1. दिस इज द टोटल फोर्स is equal to rate of change of momentum of the first particle with respect to time. It's okay? ठीक है? Equation number 1. Now apply Newton's second law of motion to study the motion of particle of mass m2. ठीक? What all forces are acting on mass m2? सबसे पहले इंटरनल फोर्स है हमारा F21, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। उसके बाद एक्सटर्नल फोर्स विच वी हैव अप्लाइड F1. इट्स ओके। तो दीज टोटल फोर्स, दिस मच टोटल फोर्स इज एक्टिंग एंड दिस टोटल फोर्स विल बी चेंजिंग द मोमेंटम ऑफ द मास 2 अकॉर्डिंगली। F इज इक्वल टू dp by dt. Number 2. Now this equation is representing the motion of mass 1. This is representing the motion of mass 2. It's okay? ठीक है? Now दोनों masses are binded together, है ना? दोनों masses are binded together. सिस्टम है ये एक। जब दोनों are binded together, ठीक है ना, तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस का सम कर दें तो वो मोशन ऑफ सिस्टम देगा या नहीं? बिकॉज दोनों इकट्ठे ही तो मूव कर रहे हैं। इट्स ओके। नाउ टू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द मोशन ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, मतलब सिस्टम के मोशन की। अब सिस्टम की मोशन की अगर कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए, जब हम फोर्सेस लगा रहे हैं पार्टिकल 1 के ऊपर, पार्टिकल 2 के ऊपर, तो सिस्टम कुछ मोशन करेगा ना। तो उस सिस्टम का कंसोलिडेटेड एक इक्वेशन बनाने के लिए, जो इक्वेशन पूरे सिस्टम का मोशन रिप्रेजेंट करे, मोशन बताए, ओके, तो हम क्या कर रहे हैं? इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर रहे हैं। फाइन। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इट्स ओके। दोनों इक्वेशंस को ऐड करके हमें ये मिलेगा। इस इक्वेशन में अगर आप कंसंट्रेट करो तो हमारे पास इंटरनल फोर्सेस हैं, वन इज दिस, अनदर वन इज दिस, मीन F12 एंड F21। अब आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि वेक्टर सम ऑफ ऑल इंटरनल फोर्सेस इज ऑलवेज इक्वल टू 0। दे ऑल आर इन इक्विलिब्रियम। अब इस सिस्टम के अंदर दो ही तो फोर्सेस हैं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो देयर वेक्टर सम विल बी इक्वल टू 0। ठीक। देयरफॉर ये इक्वेशन जो आपका है, ये आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा? देयरफॉर दिस इक्वेशन विल बी F1 external force, F2 external force on particle 2 is equal to rate of change of momentum of particle 1 and rate of change of momentum of particle 2 with respect to time. It's okay? When these external forces will be applied on particles individually, okay, तो what obvious, उन particles में velocity आएगा कुछ ना कुछ। किस तरह से आएगा? ओके, सी। चलो, बिफोर राइटिंग वेलोसिटी हम इस मोमेंटम को एक्सट्रापोलेट करते हैं। P1 इज इक्वल टू क्या होगा? M1 V1, मास एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1, एंड मोमेंटम ऑफ 2 इज इक्वल टू मास एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2। इट्स ओके। ठीक है। मास इज कांस्टेंट, तो ये इक्वेशंस क्या बन जाएंगे? F1 plus F2 is equal to d by dt of M1 V1. मास इज कांस्टेंट, मल्टीपल कांस्टेंट है तो बाहर आएगा, इट विल बी M1 and d V1 by dt. It's okay, d V1 by dt, and similar will be the thing, mass out and d V2 by dt. Now velocity of both the particles कैन बी रिटन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्योंकि जितना वेलोसिटी दोनों पार्टिकल्स का इंडिविजुअली होगा उसी रेट से दोनों के पोजीशन वेक्टर चेंज करेंगे या नहीं? ओके, तो राइटिंग वेलोसिटी इन द फॉर्म ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर्स। नाउ
v1 जो होगा हम उसको कैसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विल बी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। पहले का पोजीशन वेक्टर है वो r1 है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट्स ओके। सेकंड के लिए v2 रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड बाय dt, इट्स ओके फाइन। नाउ प्लेसिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन, तो इक्वेशंस क्या बनेगी, सी f1 प्लस f2 है ना, f1 प्लस f2, f1 प्लस f2 इज इक्वल टू मास m1 d by dt and d by dt of r1 position vector plus m2 d by dt differentiation with respect to time and then v2 लिखने के लिए differentiation with respect to time किसका, position vector r2 consolidated in this all mass constant है, इसको चाहे अंदर भी ले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। f1 plus f2 is equal to f1 plus f2 is equal to क्या बनेगा, c। अब हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये देखो d स्क्वायर ओवर dt स्क्वायर ऑपरेटर है बेटा, ये d by dt और d by dt किसके ऊपर ऑपरेट कर रहा है, r1 के ऊपर ऑपरेट कर रहा है, मास कांस्टेंट है तो अंदर ले गए, तो ये बन गया m1 r1, इट्स ओके, प्लस d स्क्वायर ओवर dt स्क्वायर, ठीक है, ऑपरेटर d by dt एंड d by dt d स्क्वायर, ये ऑपरेटर किसके ऊपर ऑपरेट कर रहा है, m2 r2, तो m2 मास है, कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा फिर भी जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, तो दिस इज द थिंग। तो डी स्क्वायर ओवर डी टी स्क्वायर को कंसोलिडेट करके कॉमन ले लो, ठीक है ना, तो दिस ऑपरेटर ओके ऑपरेटिंग ऑन m1 r1 plus m2 r2 will give you the same thing, this is equal to f1 plus f2 external force, इट्स ओके, ठीक है यहां तक। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग द मोशन ऑफ सिस्टम व्हेन एक्सटर्नल फोर्स F1 is applied on mass m1 and external force F2 is applied on mass m2। तो सिस्टम का मोशन ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक। नाउ एक एक्सटर्नल फोर्स अज्यूम करते हैं विच इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ दीज टू फोर्सेस। तो हमने क्या अज्यूम किया कि F1 प्लस F2 दे बोथ आर इक्वल टू F, ठीक। डायग्राम में ऑलरेडी अगर आपको याद हो हम सेंटर ऑफ मास का पोजीशन अज्यूम कर चुके थे। हमने क्या कहा था, लेट C बी द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड R इज इट्स पोजीशन वेक्टर। तो अगर ये R उसका पोजीशन वेक्टर है, किसका, सेंटर ऑफ मास का, है ना, तो ऑन द एप्लीकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर फोर्स, है ना, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर फोर्स ऑन द सेंटर ऑफ मास, द मोशन एग्जीक्यूटेड बाय सेंटर ऑफ मास शुड बी ऑफ द सेम टाइप, शुड बी ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइप, है ना, ठीक। चलो सी, अब हम ये वाला फोर्स, टोटल फोर्स अप्लाई करेंगे किसके ऊपर, सेंटर ऑफ मास के ऊपर, ठीक है। और सेंटर ऑफ मास ऑलरेडी हमने कहां एज्यूम किया है, व्हेन होल ऑफ द मास इज कंसंट्रेटेड एट पॉइंट C whose position vector is r, डायग्राम में हमने एज्यूम किया था शुरू में ही। इन अकॉर्डेंस टू डेफिनेशन इट शुड बी एग्जीक्यूटिंग द सेम टाइप ऑफ मोशन एज इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन स्टार, जो ये मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन मास m1 एंड m2 एक्सटर्नल फोर्स, ओके। तो जो मोशन एग्जीक्यूट किया वही सेम टोटल फोर्स अगर हम सेंटर ऑफ मास के ऊपर लगाते हैं तो मोशन सेम होना चाहिए ना, ओके। सी, अब हमने यहां पे कहा है कि C इज सेंटर ऑफ मास, तो बट ऑब्वियस उसका जो मोशन होगा वो सेम ही तो होगा, C। देयरफॉर टोटल फोर्स लगाया, टोटल मास m1 प्लस m2, और यहां पे आएगा
एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इट्स ओके। अब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को हम किस फॉर्म में लिख रहे हैं? वेलोसिटी के फॉर्म में लिख लो। तो दिस यू विल बी एबल टू राइट दिस एज m1 प्लस m2 will d by dt of velocity of center of mass. Same thing, total force is applied. Now velocity को position vector के फॉर्म में लिख लो। Okay, f is equal to m1 plus m2, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और वेलोसिटी है, वेलोसिटी को उसमें पोजीशन वेक्टर के नोटेशन में लिखने के लिए हाउ वी राइट डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किसका? पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो ऑलरेडी हम एज्यूम कर चुके हैं। तो दिस विल बिकम, ये इक्वेशन कंसोलिडेट करके क्या बनेगा? इज इक्वल टू m1 प्लस m2, ओके, डी स्क्वेयर, ये ऑपरेटर डी स्क्वेयर ओवर dt स्क्वेयर ऑपरेटिंग ऑन पोजीशन वेक्टर r। ठीक, तो ये मोशन और ये टू पार्टिकल्स वाला मोशन बोथ शुड बी सेम ना, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। इस इक्वेशन को हम कह रहे हैं डबल स्टार। इट्स ओके। तो मोशन रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल स्टार शुड बी सिमिलर टू दिस मोशन सिंगल स्टार। दोनों कंपेयर कर देते हैं। देयरफॉर हम दोनों को क्या कर रहे हैं? इक्वेट कर रहे हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन इज m1 प्लस m2 डी स्क्वेयर ओवर dt स्क्वेयर ऑपरेटिंग ऑन r। दिस शुड बी इक्वल टू d स्क्वेयर ओवर dt स्क्वेयर ऑपरेटिंग ऑन m1 r1 प्लस m2 r2। इट्स ओके, ठीक है। नाउ मास m1 m2 कांस्टेंट है, इसको डिनोमिनेटर में ले आओ। इट्स ओके, ठीक है। नाउ सी, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है, डी स्क्वेयर ओवर dt स्क्वेयर ऑपरेटिंग ऑन दिस ब्रैकेट टर्म एंड द सेम ऑपरेटर ऑपरेटिंग ऑन दिस ब्रैकेट टर्म, दोनों इक्वल रिजल्ट दे रहे हैं। इट मींस ब्रैकेट टर्म्स should be same. Okay, therefore we should be able to write r, that is position vector for center of mass, is equal to m1 r1 plus m2 r2 over m1 plus m2। ये अपना पोजीशन वेक्टर फॉर सेंटर ऑफ मास आ गया। Okay, position vector for center of mass is equal to this particular term, mass m1 multiplied by position vector of mass m1, then addition mass m2 multiplied by position vector of mass m2 divided by दोनों masses का sum. This particular thing will be giving you position vector for center of mass of a two particle system. Hope you have understood. Go through this particular thing. This is mathematical formation for mathematical thing in relation to calculation of center of mass for a two particle system. Further we will be discussing some of the things related to center of mass for two particle system in the next lecture. Okay, so wait till next lecture for more things about the center of mass for two particle system. Okay, tab tak go through this particular article, and if you find any confusion, let me know about. Okay, thank you, have a nice day.